जनरल साहब, इसराइल के ईरान पर इस हमले का पूरे खत्ते पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और इसराइल के ऐसे कौन से मकासद हैं जो कि इस हमले से इसराइल समझता है पूरे हो जाएंगे? देखें जी, बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन बन गई है, क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ है पर्शियन गल्फ, जहाँ से कि 80% ऑयल जो दुनिया की एनर्जी है वो फ्लो करती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस नोन थे कि अगर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन होता है, एक तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो दुनिया को जो ऑयल सप्लाई करता है, पर्शियन गल्फ वो रास्ता है जहाँ से ये सप्लाई जो है वो पास होती है। तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि वो पर्शियन गल्फ को चोक कर सकता है। एक तो ये मैं देखता हूँ जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दुनिया के लिए, वो सप्लाई चेन्स ऑफ एनर्जी वो इफेक्ट होंगे, और उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो एस्केलेट होंगी और ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट होगी। और आपको पता है कि ऑलरेडी 10% जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। सेकंड जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर डेफिनेटली ईरान पूरी कोशिश करेगा, और उसने डिक्लेयर किया हुआ पहले से कि वो इजराइल के खिलाफ रिटेलिएट करेगा, अगर इसमें यूएस के बेसिस भी शामिल हो जाते हैं तो फिर ये बायलैटरल इशू नहीं रहेगा बल्कि मल्टीलेटरल इशू आ जाएंगे, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो जाएगा और वो कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें उसका बेस लोकेटेड है। तो ये वो रिस्क है जो मैं समझता हूँ कि जिसने इस पूरे खित्ते को जो है वो एक खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रेकलेस अग्रेशन इजराइल की ना तो किसी तरीके से जस्टिफाइड है, और ना ही किसी तरीके से इसको कोई जो है वो इसको कंडोन किए बगैर रह सकता है। तो मुश्किल सिचुएशन है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ पहले हमने एक साइड के ऊपर ईस्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसको हमने सेटल किया, तो अभी हमारे वेस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। सो चैलेंजिंग टाइम्स, वन होप्स के ये मजीद एस्केलेशन ना हो। फैसल शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा, जैसे कि हमने पाक भारत कशीदगी के दौरान देखा इसराइली ड्रोन जो थे वो इस्तेमाल किए गए। अब आप क्या समझते हैं जैसे ईरान पर हमला हुआ है तो ईरान के पास टेक्नोलॉजी के एतबार से, अस्करियती एतबार से क्या ऑप्शंस हैं कि वो रद्द-ए-अमल दे सके? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। ईरान के पास देखिए कैपेबिलिटी की तो कोई कमी नहीं है, ये हमने पिछले साल भी देखा था कि जब दोनों के दरमियान मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स का तबादला हो रहा था तो ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया था, और अभी भी ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस चीज़ का भरपूर जवाब देगा। वो जवाब जो है वो कितना कामयाब होगा, कितना नुकसान कर पाएगा, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो जवाब ज़रूर देंगे। और मेरा ख्याल है उन्होंने एक जवाब शायद दे भी दिया है, कोई 100 के करीब ड्रोन से उन्होंने हमला किया भी है, 100 या 200 से। उसका क्या नतीजा निकला ये हमें नहीं पता, लेकिन जाहिर बात है कि उनके पास मिसाइल्स भी हैं, रॉकेट्स भी हैं। अच्छा, ईरान की जो एक असल स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बताता चलूं और आपके तवज्जुह से नाजरीन को, कि ये जो पर्शियन गल्फ है, खलीज फार्स, इसमें ईरान बहुत मजबूत है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वो पूरी पर्शियन गल्फ को, इस खलीज फार्स को डोमिनेट करती है। तो उन्होंने वहां भी बड़ी तैयारी करके रखी हुई है। उन्होंने वहां पे बहुत सारे जजीरे हैं जिन पे मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं, जो उनकी कोस्ट है उस पे उन्होंने मिसाइल्स वगैरह लगाए हुए हैं। फिर उनके पास छोटी बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, जिनसे ये जो शिप्स हैं वो डरते हैं बहुत ज्यादा उनसे। तो ये भी एक उनके पास स्ट्रेंथ है। फिर जो अमेरिकन बेसिस हैं आसपास, वो भी जाहिर बात है कि ईरान की रेंज में है। अब ये ईरानी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो अपने जो वसाइल हैं, जो अपनी काबिलियत है, उसको कैसे यूज करते हैं और किसको अटैक करते हैं, किसको छोड़ते हैं। सही, बिल्कुल शाह साहब, आपने आम नुक्ता उठाया है। जो पर्शियन गल्फ की आपने बात की है, 80% तक तो पूरी दुनिया का ऑयल जो है वो इसी जगह से सप्लाई होता है। सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और ऑयल की प्राइसेस जो कि अभी हम देख रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बढ़ चुकी हैं, उससे मजीद प्राइसेस जो है वो बढ़ सकता है। अच्छा जिया बलोच साहब, आपकी जानिब आएंगे। बलोच साहब, ये बताइएगा, 2 रोज़ के बाद अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात का 6th राउंड जो है वो होना था, लेकिन 2 रोज़ पहले ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसकी क्या सिंबॉलिकल इंपॉर्टेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अब आप खित्ते पर, और ग्लोबली भी बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ा जो सिग्नल इस हमले से लगता है, जो कि कंडेम किया है हमारी हुकूमत ने, दुनिया ने भी कंडेम किया है, कंसर्न दिखाया है तमाम ने, और कंडेम करना भी चाहिए एट द पब्लिक लेवल। एंड आई एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान डू कंडेम इट, और हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। तो
اس کی امپلیکیشن یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اسرائیل جو کہ گزشتہ اپنی انفیکٹ جب سے کریٹ کیا ہے انہوں نے آرٹیفیشلی مڈل ایسٹ میں ایک یونیلیٹرلزم کو جو ہے یہ طریقے سے ایک بدماش کے طریقے سے وہاں رہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے جو مغربی قوتیں ہیں. تو اس حملے سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جبکہ امریکہ بات چیت کر رہا تھا، اور ابھی تک بھی لاسٹ جو بھی ٹویٹ آیا ہوگا آپ نے شاید پڑھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران ہم سے بات چیت کرے اور ہماری بات کو مان لے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک یونیلیٹرل ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اسرائیل کی جو ڈومیننس تھی، جو کہ 7 اکتوبر کو حماس کے بعد جو اس کا جو ڈیٹرنس تھا وہ ختم ہو گیا تھا، یہ اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو اسرائیلی کہ شاید اس کا اصل منبع، اصل سینٹر ایران ہے. جو اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی نتن یاہو نے عراق کو تباہ کروایا، اسی نتن یاہو نے 40 سال سے پاور میں ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے قوتیں اور بھی ہیں جو وہاں پہ ہیں. تو اب ایک بڑا ٹپکل میں ایک انفیکشن پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بھی اور مڈل ایسٹ کے لیے اوورآل، کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چلتی ہے، اور واقعی جس طرح سے ابھی بھی حملے جاری ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا، اس وقت بھی سیکنڈ حملہ ہوا ہے ان کے جو نتنز، جو ان کا سب سے بڑا ری پروسیسنگ پلانٹ تھا. تو یہ لگتا ہے کہ ان کی ابھی جو اصل آبجیکٹو اسٹریٹجک وہ یہ ہے کہ اس کی جو جوہری توانائی طاقت پیدا کرنے کی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، فنڈامنٹلس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ان کو ڈپلیٹ کیا جائے، یا اس پروگرام کو کافی سال پیچھے لے جایا جائے. اور میں بالکل، اور سمجھتا ہوں 6 سائنسدانوں کو بھی یہ اس واقعے میں شہید کیا گیا ہے، اور ایران کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی، خاص طور پر جو عسکری سربراہ تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب کے سربراہ کو شہید کیا گیا. لیکن شاہ صاحب، امریکہ جو ہے اس کا بیان بڑا عجیب سا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، اب اس میں ہماری کوئی مدد شامل نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ضرور تھا اسرائیل منصوبہ بنا رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو امریکہ کے اس بیان کو کس طرح سے انفولڈ کیا جائے؟ اور اگر ایران نے تو پہلے کہہ دیا تھا اگر امریکہ اس میں ملوث ہوا یا مدد اس کی رہی اس حملے میں، تو ہم امریکی جو تنصیبات ہیں اس پر اٹیک کریں گے. جی دیکھیں، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی خطے میں کر رہا ہے وہ امریکہ کی پشپناہی پہ کر رہا ہے، امریکہ کے بغیر کہے تو، یا اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر رہا. یہ تو سب اس کی منشا اور مرضی سے ہو رہا ہے. تو یہ پچھلی دفعہ بھی، پچھلے سال بھی جتنے اٹیکس ہوئے اسرائیل نے کیے ایران کے اوپر یا ایران نے ان کے اوپر کیے، یہ سب کچھ امریکہ کو پتا تھا، اور امریکہ کی تھپکی ہے اسرائیل کو. اور ایران نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ جی مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر امریکہ اس میں بالواسطہ شامل نہیں بھی تھا تو بلا واسطہ ضرور شامل تھا.